आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात करेंगे इस साल 2025 की, क्योंकि साल 2025 में अगरचे कुछ ही घंटे बचे हैं मुल्क के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां पर साल 2025 का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर नया साल शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी नया साल शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही कैलेंडर तब्दील हो गया और 1 जनवरी 2025 के साथ ही फिजा में आतिशबाजी की शानदार मुजाहरे होने लगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पहले और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नया साल शुरू हुआ है। वाज़ह है कि तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के औकात में फर्क की वजह से दुनिया के तमाम ममालिक में साल नौ का आगाज एक साथ नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि साल नौ का इस्तकबाल दुनिया के जिन हिस्सों में सबसे पहले और सबसे आखिर में किया जाता है वो इंसानी आबादी से काफ़ी दूर है। जजीरा कृत्रिम थी, जिसे क्रिसमस जजीरा भी कहा जाता है। इस सिमत वस्ती बहरुल काहिल के 10 ज़्यादातर गैर आबाद जजीरे सबसे पहले साल नौ का इस्तकबाल करते हैं। दूसरी जानिब हवाई के जनूब मगरब में 2 गैर आबाद जजीरे, जिनका नाम बेकर आइलैंड और हॉलैंड आइलैंड है, उन दोनों जजीरों में साल 2025 का इस्तकबाल सबसे आखिर में किया जाएगा। मुल्क में साल 2025 का इस्तकबाल करने के लिए अगरचे सरकारी तौर पर कोई तकारीब का इनेकाद नहीं किया जा रहा है, ताम लोग साल 2025 का जश्न मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रात 12 बजते ही, जिससे चंद ही घंटे बचे हैं, मुल्क में लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देंगे और जबरदस्त जश्न देखने को भी मिलेगा। मुल्क के हर हिस्से में लोग अपने अपने अंदाज में नए साल यानी कि साल 2025 का इस्तकबाल करेंगे। बहुत से लोग साल 2025 का जश्न मनाने के लिए सयाहती मकामात पर गए, जबकि बहुत से लोगों ने अपने शहर में रहकर नए साल का जश्न मनाने का प्रोग्राम बनाया है। कई शहरों में नए साल का जश्न आतिशबाजी से मनाया जाएगा, जबकि कई मकामात पर लोग नए साल के मौके पर मंदिरों में भी पहुंचेंगे और वहां पर माथा टेकेंगे। नए साल के मौके पर अगर सरकारी तौर पर सयाहती मकाम गुलमर्ग में कोई तकरीब नहीं हो रही है, ताहम नए साल की आमद के पेश नज़र मुल्की और बैरून ममालिक से सयाह हर साल की तरह इस बार भी काफ़ी तादाद में जमा हो चुके हैं और नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सयाहों ने बताया कि वो काफ़ी खुश है। कश्मीर का गुलमर्ग दुनिया के सबसे बेहतरीन मकामात में से एक है। हर साल की तरह इस बार भी काफ़ी लोग यहाँ पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से हर कोई लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और वो यहाँ काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। सयाह ने कहा है कि गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और इस मौसम में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि वो पहली बार कश्मीर और गुलमर्ग आए हैं, यहाँ कर खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं और उन्होंने दीगर लोगों से भी घूमने के लिए गुलमर्ग आने की अपील की है।
आफ्ताब है, मैं केरला से आ रहा हूँ। हमारा वेकेशन इधर एंजॉय करने ले आ रहा है, नया साल। सब लोग एक ही बार जिंदगी में कश्मीर आना है, ये ब्यूटी देखना है सबको। ऑलवेज वेलकम टू कश्मीर एंड गुलमर्ग। वी लव कश्मीर। Enjoy your day. Happy New Year 2025 to all of my friends. Enjoy your year. Best of luck. Hi, my name is Haini. She's Aruna. We both are from Kerala. So it's our first time in winter at Gulmarg. We are having a lot of fun. This is so amazing. Yeah, it's like you cannot explain it in words. It's so beautiful. We are having a lot of We are fun having here so much fun and we also love we're this. celebrating New Year. Yeah, we are having. We are celebrating New Year here, 2025. We wish everybody a happy New Year. Okay. What's your message to other people of India? My message to other people in India is you shouldn't miss this beauty. You should come here for experience it in at least once in your lifetime. It is so heaven. It's so much. I cannot say in words. I love Kashmir. All my kisses and hugs to everybody in Kashmir. And I wish a very happy New Year 2025. I'm from Kerala. Yeah. So I'm here for the first time in Kashmir and I came here Happy and New Year, huh? yeah, I'm enjoying. I'm having a lot of fun. Yeah. And especially New Year, I'm celebrating here. Yeah. So I want to tell everybody travel, come to Kashmir, enjoy. And like see, it's such a jewel place. This place is such a jewel. What's your message to Indian people? So everybody should come and see this beautiful place at least once. I'm celebrating New Year also. Happy New Year, everybody, my friends, colleagues, everybody, 2025, and hugs and kisses. इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में। साल 2024 को अलविदा और साल 2025 की अगरचे आमद है, ताहम सयाहती मुकाम गुलमर्ग में काफी तादाद में सयाह जो है इस वक्त मौजूद हैं और नए साल की आमद के हवाले से यहाँ पर अगरचे साहब का वजीर आजम मनमोहन सिंह के देहांत के बाद पूरे यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर भी सरकारी तौर कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की गई, ताहम जम्मू कश्मीर के सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों ने अपने तौर ही यहाँ पर एक तकरीब जो है मुनक्कद की और उम्मीद करते हैं साल 2025 जो है जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली लेकर आए। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। नए साल के आगाज में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो नज़्म ज़ब्त की हदूद में रहते हुए नए साल का जश्न मनाएं। नया साल शुरू होते ही जम्मू की सड़कों पर लोगों की भीड़ रहती है, उनसे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है और एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जम्मू के एसएसपी ट्रैफिक फैसल कुरैशी ने गुलिस्तान न्यूज से नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए अवाम से अपील की है कि वो शराब के नशे में गाड़ी चलाने और स्टंट करने से गुरेज करें। आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जब भी शाम को आप निकलते हैं आज के दिन स्पेशली, तो अपना जो चंद चीज़ें जो हमने एडवाइजरी में दी हैं उसका पालन करें, जिसमें कि ड्रंक एंड ड्राइविंग इससे बचें, रॉन्ग पार्किंग से बचें, रॉन्ग पार्किंग ना करें और स्टंट बाइकिंग या रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग उससे बचें और इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें जिससे आपका, आपके परिवार का और आपके जो साथियों का जान और माल का कोई नुकसान हो। पार्किंग तो हमने डेजिग्नेटेड जगहें जहाँ पे जम्मू में हैं वो तो हमने इसको आगे ही डेजिग्नेट की हुई हैं और हम इंश्योर करेंगे कि लोग जो भी बाहर निकलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, वो अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे पार्किंग करें और रोड साइड पार्किंग से बचें, क्योंकि इस तरह से फॉग भी है और बाकी भी है और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूँगा लोगों से कि जो भी गाड़ी लगाते हैं या अपने डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स पे ही लगाएं और रोड साइड पार्किंग को बिल्कुल अवॉइड करें। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है, एमवी डिपार्टमेंट जो है, वो भी हमारे साथ होंगे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो होती है। तो हम इट विल बी अ कंबाइंड एफर्ट फ्रॉम द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड द ट्रैफिक पुलिस, और हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई चीज़ जो है हुल्लड़बाजी ना हो, कोई शराब पी के गाड़ी ना चलाए और किसी की जान या माल का नुकसान ना हो। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है वो टीमें भी गठित की गई हैं। हाँ जी, हम स्पेशल लास्ट ईयर की तरह हमने इस साल भी नाइट डिप्लॉयमेंट की है और वी विल इंश्योर दैट जब तक ये सब सारा
सबसाइड नहीं होता शाम को रश, तब तक हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी और वी विल इंश्योर के इस तरह। वादी कश्मीर में साल 2024 के दौरान सयाहत के शोबे को नुमाया तरक्की मिली है, जहां 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 30 लाख सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। उनमें से 8,17,708 सयाहों ने सेहत अफजा मकाम सोनमर्ग का भी दौरा करके कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हुए। महकमा सयाहत की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक सोनमर्ग आने वाले सयाहों में 15,091 गैर मुल्की सयाह और 39,308 मकामी सैलानी शामिल है। महकमे सयाहत के डायरेक्टर राजा याकूब की जानिब से कहा गया है कि रवा साल वादी में 30 लाख सयाहों की आमद ने सयाहत के शोबे को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसमें अमरनाथ यात्रा भी शामिल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि साल 2025 में सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। डायरेक्टर सयाहत ने कहा है कि रवा बरस गैर मुल्की सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिला। उनका कहना था कि महकमा सयाहत मजीद इकदाम करेगा ताकि यहाँ की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को दुनिया भर में मजीद उजागर किया जा सके। प्रोग्राम के दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीरी पंडितों के साथ बातचीत की और उनके मसाइल को वज़ीर आला की नोटिस में लाने की उन्हें यकीन दहानी भी कराई है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द और तकलीफ को सुनते हुए उन्हें हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जब तक कश्मीरी पंडित वतन वापस नहीं आते उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम की जाए, उनका आईनी हक है। इससे कबल नायब वज़ीर आला ने रिलीफ कमिश्नर अरविंद कारवानी के हमरा कश्मीरी पंडितों को दरपेश मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही मौजूद मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान को भी हिदायत जारी की है। बारे में पता ही नहीं। अब ये वो दर्द इन्होंने यहाँ बताया कि कैंपों के अंदर रिपेयर रेनोवेशन नहीं हो रही, पानी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है और पेंशनों के बारे में प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जो थी, ये जो फिक्रमंद है कि जो आने वाली नस्ल है, जो आज में इनका यूथ है और कुछ यूथ जो ओवर एज हो गया, उनका कहीं नौकरियों के लिए नहीं, कुछ नहीं है और घर भी नहीं है, एक एक कमरे के अंदर 10-10 बंदे रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी मुझे बताई हैं और मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कह दिया कि आप भी अपना एक बना लीजिए और जो इनकी कमेटी है उनको भी कहा कि आप एक मेमोरेंडम बना लीजिए। कुछ मेमोरेंडम मुझे इन्होंने दिए हैं, कुछ डिमांडें और कुछ मैंने सुनी हुई हैं। तो लिहाजा मैं वापस, जब उमर साहब कश्मीर में हैं, जब वापस आते हैं, मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को भी साथ रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी कमेटी महसूस किया और जो फील किया वो चीज़ें उनके सामने पेश कर सकूं। और इनको मैंने यकीन दिलाया है कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। हम लोग कोई अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है और इनके सवाल जायज़ हैं और इनको गुस्सा भी है, इनका गुस्सा भी हमने देखा है, तो लिहाजा इनका गुस्सा भी जायज़ है। बट दुख इनके अंदर है कि ये चाहते हैं कि हम अपने घरों में वापस जाएं, बट जब तक यहाँ पे हैं जो इनको सहूलतें मिलनी चाहिए। प्रोग्राम के बाद कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके मसाइल का इज़ाला होगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ उन्हें बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। We welcome the step from government of Jammu and Kashmir और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उमर अब्दुल्ला साहब, वो कश्मीरी पंडितों के पर ध्यान देंगे। और हमारी जो सबसे मेन मांग है रिहेबिलिटेशन। अभी उन्होंने बोला कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आएगी कश्मीरी पंडित के पास? वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपने क्रिएट करनी है। आपने कश्मीर में आप यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम करवाइए, यहाँ से गेट टुगेदर करवाइए कश्मीरी लोगों के साथ, ताकि वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो प्रिवेल हो जाए और कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस चले जाए। उनको इधर जो हमारे कैंप की बहुत प्रॉब्लम है, सफाई की, यहाँ से मेडिकल फैसिलिटीज़, हम नगरोटा TRT से है, उधर बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़ीरो है। पानी की प्रॉब्लम है, पानी तो अभी जब से माइग्रेशन होगी हमारी इधर 2008 में आई है, 2008 में नगरोटा कैंप शुरू हुआ, तब से जो फ्रेश पॉइंट है तो फ्रेश पॉइंट है नहीं और पानी भी नहीं है। तभी से जो लिफ्ट करके पानी देते हैं वो भी बराबर नहीं होता है, ना होने के बराबर पानी के बराबर। हम तो बड़ी बार कष्ट की है आपको, ये प्रॉब्लम तो आपने हमसे पहले भी शेयर की है, ये आपको क्या उम्मीद लगती है कि आने से क्या उम्मीद लग रही है कि आप सर ने बोला कि ऑन स्पॉट कुछ इन्होंने अफसरों को हिदायत दे दी है कि ये काम करने हैं, तो हमें उम्मीद है डिप्टी CM साहब से कि वो
बाजरा कचरा रोफे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन भी कचरा के अंदर एहतजाज जारी रहा। बंद कॉल की वजह से इलाके में तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासर रहने के साथ साथ इलाके में ट्रांसपोर्ट भी लगातार जो मुअत्तल रहा है। लगातार आज 7वें रोज भी उसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी धरने पर बैठी ख्वातीन का कहना है कि गिरफ्तार अफराद की रिहाई न होने और मसाइल का हल न होने तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। ताहम इंतजामी की जानिब से एहतजाजी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। आखिरकार ये कटरा रोपवे मंसूबा है क्या, कब ये शुरुआत इसकी हुई है और इसके सिलसिले में जो खदशात हैं उन लोगों के, कारोबारी लोगों के जो वहां पर काम कर रहे हैं, पिट्ठू वाले, घोड़े वाले, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कटरा रोपवे मंसूबा आखिर कब शुरू हुआ, इसके हवाले से जो श्राइन बोर्ड ने यह प्रोजेक्ट क्यों और कैसे शुरू किया है। कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2017 में जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक हिदायत जारी की है और ये जो ट्रैक है जिस पर ये पैदल चल रहे हैं, जो मंदिर माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ज़ायरीन अकीदतमंद, उनके हवाले से जो ट्रैक पर खच्चर चलाने वालों के लिए बहाली के मंसूबे पर गौर किया जाए, इस हवाले से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हुकूमत को हिदायत जारी की है और बहाली की स्कीम को जम्मू कश्मीर हुकूमत ने साल 2018 में मंजूर किया है और इस स्कीम के तहत जो माली बोझ है, जो भी खर्चा उठाना होगा वो रियासती हुकूमत और श्राइन बोर्ड बर्दाश्त करेगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट की एक अपील में इसके बाद CEC को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो तमाम स्टेक होल्डर से मशवरात और दीगर मामलात के बाद रिपोर्ट पेश करे और CEC कमेटी की जानिब से जब साइट का उन्होंने दौरा किया, जिसके बाद ही स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत की गई है और बातचीत करने के बाद ही CEC ने साइट का दौरा किया और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की है और मशवरात के बाद जब CEC ने साइट का दौरा किया और स्टेक होल्डर से बात की तो 2019 को CEC ने एक रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट में रोपवे सहूलियत शामिल है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की गई है और इस सिलसिले में रोपवे जो है उसमें सहूलियत शामिल है कि यहाँ रोपवे होना चाहिए ताकि जो यहाँ ज़ायरीन आते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ ही बाद में आलमी टेंडर्स को मदू करने, यानी कि टेंडर्स शुरू कर दिए गए हैं और प्रोजेक्ट को 4 साल में मुकम्मल करने का जिक्र भी किया गया है उस रिपोर्ट के अंदर। और मंसूबे की मंजूरी के बाद मार्च 2023 में चेयरमैन की तरफ से एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी गई है और खदशात को दूर करने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत, यानी कि जो लोगों ने वहां पर खदशात जाहिर किए हैं उस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है दोबारा से। फिर उसके बाद ही उनके साथ मशावरत की गई है, बातचीत की गई स्टेक होल्डर्स के साथ जो उनके खदशात हैं और फिर टोपोग्राफी सर्वे करने का फैसला लिया गया है और इस सर्वे के दौरान जो पुराना दर तादोर की संजी छत अलाइनमेंट है उसकी फिजिबिलिटी पर संगीन खदशात जाहिर किए गए हैं और इस सिलसिले में कहा गया है अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ पर जो भी टावर नस्ब किया जाएगा उस टावर की बुनियादों को खतरा लाहक है। वहाँ पर ज़मीन जो है वो मुनासिब नहीं है जिस पर ये टावर बनाए जाए, उनकी जो बुनियाद है उस सिलसिले के बाद ही सर्वे के दौरान पुराना दरता से अधूर कोरी और उसके साथ साथ ही अलाइनमेंट की फिजिबिलिटी पर संगीन जो खदशात जाहिर किए गए हैं, फिर मुनासिब ज़मीन की दस्तियाबी न होने की वजह से उस टावर की बुनियादों पर बोला गया कि ख़तरा लाहक है और उसके बाद रोपवे की तामीर के लिए ताराकोट से सजी छत को ख़त्मी शक्ल दी गई है कि अब यहाँ से जहाँ से अब इस रोपवे का मंसूबा बनाया गया है उसको मंजूरी दे दी गई है, हतमी शक्ल दे दी गई है और फिर उसके बाद जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उन्होंने गुज़श्ता माह 250 करोड़ रुपए मंसूबे का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया है। ताराकोट मार्ग को ज़िला रियासी के साजी छत से जोड़ने का जो मंसूबा है और प्रोजेक्ट से इस हवाले से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से जो ज़ायरीन है जो आने वाले मंदिर में अकीदतमंद होंगे उन्हें आसान रसाई होगी। इस सिलसिले में ये श्राइन बोर्ड की जानिब से कहा गया है। फिर 23 दिसंबर के दिन
रोपवे मंसूबे के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू होती है। वहां पर जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं और उसके साथ साथ ही जो बाकी इसके साथ जुड़े लोग हैं, उन्होंने एतराज़ात खड़े किए हैं। उन्होंने खदशात जाहिर किए हैं कि इस रोपवे मंसूबे से उनका रोज़गार छिन जाएगा, रोज़गार को ख़तरा होगा, कारोबार, मकामी कारोबार, रोज़ी रोटी इस पर इन्हिसार है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये एहतजाजी लोगों की जानिब से कहा गया है। और उसके साथ साथ ही लगातार तब से लोग एहतजाज पर हैं और आज एहतजाज का 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों तक ये एहतजाज कर रहे हैं। और उससे पहले एहतजाज में उस वक्त शिद्दत आई है जब कुछ अफराद को, वहां पर एहतजाज कर रहे लोगों को, तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, जो कि मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद है। और उसके बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई। उन गिरफ्तार अफराद के घर वाले, रिश्तेदार वहां पर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक इस प्रोजेक्ट को मनसूख नहीं किया जाता, तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। जिसके बाद ही अब माना जाता है कि एलजी इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद ही इनसे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात होगी, बातचीत होगी और बातचीत के बाद ही कोई मसला निकल आएगा। लेकिन अभी तक जो एहतजाज है वो लगातार 7 दिनों से जारी है। नाजरीन, अब तक जारी रहेगा यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। मतलब है रोपवे मंसूबे के हवाले से कांग्रेस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि तरक्की के नाम पर रोजगार को नहीं छीना जा सकता। जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने कहा है कि मुज़ाकरात से कबल गिरफ्तार अफराद को रिहा करना चाहिए। वहां पे बन रहा है, ये एनार्की है जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हर वो शख्स प्रोटेस्ट कर सकता है जिसको ये लगे कि उसकी पेट पे लात पड़ रही। तो आपने वैसे बंदूक के साथ उन लोगों के साथ में आपने एक्सप्लेन करना है। आज गवर्नर साहब इतनी देर के बाद बोलते हैं हम स्टेक होल्डर्स के साथ में बात करेंगे। किन स्टेक होल्डर्स के साथ में वो बात करेंगे? उन सारे स्टेक होल्डर्स को तो उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ, आधे रियासी जेल में, आधे उधमपुर जेल में, और ऐसे इनह्यूमन तरीके से उनको वहां पे रखा हुआ है, अनहाइजीनिक कंडीशन में वहां पे रखा हुआ है। एक एक सेल जो कि 20 लोगों के वास्ते मुकर्रर की गई है, उसमें 80-80 लोगों को उनको रखा हुआ है और क्रिमिनल्स के साथ में रखा हुआ है। क्या वो लोग क्रिमिनल्स हैं? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपनी बात को एक डेमोक्रेटिक तरीके से उछाले? हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन जायज बनता है कि अगर एक साइड से ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जिससे आप टूरिज्म को बूस्ट दे रहे हैं, कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो आप बात कीजिए। हम फिर से रीइटरेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनको पहले रिहा किया जाए, तभी आप स्टेक होल्डर्स के साथ में जायज तरीके से बात करेंगे। आप अपने नॉमिनेटेड लोग, उनमें से आप किसी को निकाल के कहेंगे कि ये स्टेक होल्डर्स हैं? नो। जो लोग गिरफ्तार हैं, चाहे वो घोड़े वालों की तरफ से हैं, चाहे दुकानदारों की तरफ से हैं, चाहे बारीदार वालों की तरफ से हैं, चाहे वो पोर्टर्स की तरफ से हैं, पिट्ठू वालों की तरफ से, उन सबको आप पहले रहा कीजिए और फिर उनसे बात कीजिए। अदरवाइज ये आपके कहने और करने में जो फर्क है, ये अब सब देख रहे हैं कि एक साइड से आपने स्टेटमेंट इशू कर दिया। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा है कि शहर श्रीनगर में इस तरह हादसात का मसला संगीन होता जा रहा है। 4 साल 57 अफराद जान की बाजी हार गए और उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हादसात में इजाफा, गैर महफूज ड्राइविंग, तेज़ रफ्तारी, हेलमेट के बगैर बाइक चलाना,
ट्रैफिक इशारों को नजरअंदाज करने जैसी खिलाफ वर्जियों की वजह से हुआ है। SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने मजीद कहा कि टैंकपुरा सड़क हादसे के बाद जो मुहिम ट्रैफिक पुलिस की जानब से शुरू की गई है उसकी वजह से सड़क हादसात में काफ़ी कमी आई है। एक्सीडेंट्स का जो डेटा देखें 2023 का जो एक्सीडेंट डेटा देखें तो नियर अबाउट 476 के करीब कुछ एक्सीडेंट्स ना 2023 में हुए तो जिसमें ना 56 जो है इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई थी 2023 में। तो 2024 में 427 के करीब एक्सीडेंट हुए हैं और 57 पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइव्स। हालांकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज़ एक्चुअली कम डाउन, लेकिन कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हमने जो पिछले कुछ महीनों में हुए जिसमें मल्टीपल फेटलिटीज़ हो गई तो उससे जो है नंबर ना इंक्रीज़ हो गया। अदरवाइज़ जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एक्सीडेंट्स का जो है नंबर वो भी कम हो रहा था तो फेटलिटीज़ का भी नंबर वो कम हो गया था। पोस्ट टैंकपुरा जो मेजर एक जो शिफ्ट हो गया उसमें सपोर्ट जिस तरीके से मिल रहा है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज़ एक्चुअली नाउ कम डाउन पोस्ट टैंकपुरा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे, सपोर्ट जो सोसाइटी का जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं इससे पहले भी ले रहे थे लेकिन सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो हम इन जो है एक्सीडेंट्स का नंबर इनको कम कर पाएंगे और फेटलिटीज़ का भी नंबर कम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकली जो है इंटरवेंशन आप देखें कि हमने चालानिंग जो हम करते हैं विच इज़ पार्ट ऑफ जो मैंडेट है ट्रैफिक पुलिस का, तो उसमें हमने ई चालान जो किया था, ई चालानी को हम अब जो अगले लेवल पे ले रहे हैं जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ ले रहे हैं। अब क्योंकि अब सिस्टम इज़ इन प्लेस जहाँ पे हम डिफरेंट वायलेशंस को पकड़ पाएंगे और इन जगहों पे जो नॉर्मल में हम रहते हैं और ऐसी भी जगह जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कोई ऑफिशियल नहीं होता है तो सडन हमारी रीच अक्रॉस श्रीनगर अब इस पर्टिकुलर सिस्टम से हो जाएगी और हमारे लिए एनालाइज भी करना कि किस तरीके से कहाँ से ट्रैफिक कितना आ रहा है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, अब ईजी रहेगा कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे सारा कुछ अब आ रहा है तो हमारे लिए मैनेज करना बहुत ईजी अब रहेगा। तो जो मैन पावर हमारा है क्योंकि चालानिंग से अब ना ज़रूरी भी नहीं है उनको चालान करना तो हम उनको बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे इन प्रॉपर रेगुलेशन। तो मेजर जो है एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो ITMS से है तो इसका जो फ़ायदा आप आगे वाले आने वाले महीनों में देखेंगे कि जो हम फोकस एक पर्टिकुलर वायलेशन पे कर रहे हैं तो अब इसकी वजह से भी हम उस पर्टिकुलर चीज़ को इस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। उससे सपोज़ हम हमारा काफ़ी थ्रस्ट रहा है कि हेलमेट लोग पहने, तो अगर आप 2024 में देखें कि 1,10,000 चालान हमने हेलमेट्स पे जो है लोगों के खिलाफ किए हैं, 1,10,000 चालान। तो इस साल हम क्योंकि पुश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग अब पहन रहे हैं हेलमेट्स। अब जो मैं देख रहा हूँ कि हेलमेट अब लोग ऐसी जगहों पे नहीं पहन रहे जहाँ पे हमारी नज़र नहीं है, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा ऐसी जगहों पे भी अब कैमराज लगे हैं तो हम उन जगहों पे भी अब फोकस कर पाएंगे। और अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ लाल चौक आने पे ही हेलमेट पहनी, ऐसा नहीं है कि अब आप घर से जब भी निकलेंगे तो हेलमेट पहनेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के आने वाले प्रकाश पर्व के इंतजामात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कंडुल के साथ मीटिंग के बाद जनरल सेक्रेटरी प्रबंध कमेटी पूंछ एस हरचरण सिंह ने कहा है कि आने वाले प्रकाश पर्व के दौरान गुरुद्वारा में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। आज असाने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का DDC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने बड़े सुचੱਜੇ ढंग के नाल सानू कॉल करके ये जो गुरपुरब आ रहा है उस संबंध दे विच साडे नाल गलबात की है अते आश्वासन दिता है, पूरा सहयोग किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन आप जी दे नाल है। जो प्रोग्राम असां ने उलीके ने मैं संगत नूं भी उन्हां दा वेरवा दसना चाहुंदा हाँ। 29 तारीख तो जो प्रभात फेरियां शुरू हुई ने जो 4 तारीख तक चलणगियां अते उन्हां दा समा है सवेरे 6 बजे का। कल 1 तारीख तो लैके शमां दे दीवान होणगे जिन्हां दा समा 6 बजे तो लैके 8 बजे तक का है। ये जो दीवान ने ये 3 दिन चलणगे। 3 तारीख को अंतला जो दीवान है।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की कार्डियोलॉजी टीम, जिसमें डॉक्टर सईद मकबूल, डॉक्टर शमीम इकबाल और डॉक्टर शौकत शाह ने बगैर ईपी बैकअप के सिर्फ 4 माह में सीआरएम के तहत एलवीबी पेसिंग के 50 केसेस अंजाम देकर तारीख रकम की है। प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने प्रोग्राम के आगाज के दिन से ही प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत की है, जो जनूबी कश्मीर में सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए उनके जोश और अज़म को जाहिर करता है। हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने आज 50 जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच वाले पेसमेकर्स डाले हुए हैं। इससे पहले हम कन्वेंशनल डालते थे, वो 55 हमने डाले थे। तो जो कन्वेंशनल होता है उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, एरिथमियाज हो सकते हैं। तो जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3 महीने पहले डिसाइड किया कि हम एक लेफ्ट बंडल ब्रांच वाला प्रोसीजर यूज करेंगे, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी हमारी कैथ लैब तैयार नहीं हुई है, लेकिन सीआरएम के अंडर हमारी जो तीनों कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सैटरडे हमने 50th पेसमेकर डाला है, जिसको कहते हैं एलवीबी वाला पेसमेकर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि ऐसा काम हो रहा है, स्पेशली जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं। और कल हमने एक डिफिब्रिलेटर भी डाला है इंट्राकार्डिक। तो उससे पहले हम वो सीआरटी रिप्लेसमेंट्स भी यहाँ करते थे। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कार्डियोलॉजी में। और बहुत जल्दी हमारा कैथ लैब स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बाद हमें जितनी भी एमआई पेशेंट्स हैं वो हमें कहीं शिफ्ट नहीं पड़ेंगे। कार्डियोलॉजी तो अच्छा काम कर ही रहा है, और स्पेशली जब कैथ लैब स्टार्ट हो जाएगी तो काम बेटर ही रहेगा। इन द मीन टाइम हम ये लोगों को बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम सर्जिकल आईसीयू स्टार्ट कर रहे हैं। रवां साल सब डिवीजन हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के कई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। तहसीलदार जचलडारा सैयद बशारत ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो हरारती आलात जैसे लकड़ी के चूल्हे, गैस हीटर और दीगर आलात इस्तेमाल करते वक्त खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा है कि मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाना चाहिए, अपने हरारती आलात का बाकायदगी से मुआयना करना। इंतजामिया ने कम्युनिटी को चौकस रहने और आग की किसी भी हंगामी सूरत हाल की फौरी तौर पर करीबी फायर स्टेशन को इतला देने का भी मशवरा दिया है। इम्पॉर्टेंट कि क्रूड जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, लोगों को मेरी गुजारिश है उससे 2 नुकसान आते हैं। एक तो ये है कि आप ये देखें कि क्रूड डिवाइसेस की वजह से हम ये देखते हैं कि पावर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप हम पहले ही हमें पावर जो है बड़ी मुश्किल से हमें डिपार्टमेंट बराबर कर रहा है। तो एक तो क्रूड डिवाइसेस चाहे वो हीटर है या बॉयलर है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एज़ पर नॉर्म्स हमें ये भी देखना है कि बिजली फ़ी भी जो है ये प्रॉपरली लोगों को चाहिए कि वो अदा करते रहें। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो आपकी बुखारियाँ होती हैं घर में, तो इन बुखारियों को भी बना है। अक्सर लोग, मैंने इससे पहले भी एक साहब ने मुझे पूछा था, तो मैं कहूँगा कि हम विंटर में एक ऐसे हादसात भी अल्लाह ना करे हम देखते हैं बंद कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई वेंटिलेशन नहीं रहती है, तो उससे क्या होता है कि जब वेंटिलेशन नहीं होगी उधर से ये सफोकेशन हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं रहती, तो उससे क्या होता है सफोकेशन की वजह से भी हादसात होते हैं। तो प्रॉपर वेंटिलेशन या आपका फ्रेश एयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी बचाने के लिए भी, ज़िंदगी गुजारने के लिए भी। तो मेरी ये गुजारिश है कि सभी लोग, मैं कहूँगा पर्टिकुलरली अपना जो मैं तहसील के लोगों से मेरी अपील है कि वो एक बार जो हमारे डीसी मरहूम सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी सुरनकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आज से हुआ है। इस मौके पर जाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया गया। वहीं कहा गया है कि मरहूम मुश्ताक अहमद बुखारी काबिल एहतराम शख्सियत बासर सियासी रहनुमा थे। इस मौके पर शायकीन के एक बड़े इज्तिमा के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान कहा गया है कि इस टूर्नामेंट के मुनक़िद करने का मकसद सैयद मुश्ताक बुखारी को खराज पेश करना और नौजवानों को खेल सरगर्मियों की तरफ मशगूल रखना ताकि वो बुराइयों से दूर रहे। पकड़े हुए हैं टूर्नामेंट के मेन
सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ओपनिंग मैच है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब एक शख्स नहीं, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनकी याद में आज यहाँ पहला ओपनिंग यानी टूर्नामेंट का पहला मैच करवाया जा रहा है। और ये पहले भी इस तरह से बहुत सारे मैच उनके नाम पर करवाए गए। एक वहाँ वॉलीबॉल का करवाया गया सिटी मिडिल स्कूल, आज उनके नाम पर यहाँ मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये ओपनिंग मैच हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ी खुश आइन बात है कि ये टूर्नामेंट जो आप लोगों ने पिछले 5-6 महीने से जो चल रहे हैं, ये मेरे ख्याल में गालिबन तीसरा टूर्नामेंट है जो बुखारी साहब के नाम पे हो रहा है उनकी याद में। चूँकि बुखारी साहब बजाते खुद एक प्लेयर भी रहे, उस वक्त ऑलराउंडर हो रहे क्रिकेट में। उन्होंने स्टार्ट किया 1970 में, यहाँ टूर्नामेंट होते थे। तो ये खेल कूद जो है, स्पोर्ट्स जो है, इंसान के अंदर प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का जो है एक भावना जो है उसको जगाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक और बात इन यूथ से कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी बीच में इन्वॉल्व करें जो जिन्हें बुरी लत लग चुकी है, ताकि उनके अंदर भी जिंदगी के को जीने की अच्छी भावना जो अंदर भी पैदा हो और समाज सोसाइटी से। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को पूरी टीम के साथ इजाज़त दी। हाफ़िज़।